कंक्रीट से या मेटल से बना हुआ एक हैवी सिलेंडर होता है, उसके बीच में होल होता है जिसमें से एक रॉड लगा करके उसमें पुली लगा दिया जाता है ताकि हम उसे खींच सकें या धक्का दे सकें। जमीन को या मिट्टी को सपाट करने के लिए खेल के मैदानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्क में भी अगर आपको करना है, रोलिंग करना है, उसे फ्लैट करना है तो आप रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोलर जो है इसके पास यहाँ सेंटर दिखाएंगे और इसके दो केसेस को सॉल्व करेंगे। पहला केस जब हम रोलर को धक्का देंगे इस तरह से, दूसरा केस जब हम रोलर को अपनी ओर खींचेंगे ये होगा, ठीक है, ये होगा वेक्टर F। तब हम रोलर को आगे की तरफ धक्का देंगे। दूसरा केस जब रोलर को अपनी ओर खींच रहे हैं ये लिखा जाएगा वेक्टर F। ये दो केसेस हैं। रोलर को धक्का देने के केस की जो बात कर रहे हैं, चाहे तो खींचने की बात, रोलर का जो भार होगा वेग लिखा जाएगा, तभी दोनों का परिणामी वेक्टर F आएगा और ये लिखा जाएगा वेक्टर F sin थीटा। अब नीचे की डायरेक्शन में तो दो फोर्सेस मिलेंगे, एक भार W और दूसरा हमारे बल का ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा। इसीलिए वस्तु का भार एक्चुअली सिर्फ W है, लेकिन आपको जो आभासी भार मिलेगा, अपैरेंट वेट पता चलेगा, वो पहले से ज्यादा मालूम होगा क्योंकि दोनों बलों की दिशा एक ही है, इसलिए आभासी भार बढ़ जाता है। ये लिखा जाएगा W और प्लस F sin थीटा। तो किसी भी रोलर को आगे की तरफ धक्का देने पर उसके भार में हमको वृद्धि मालूम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा आरोपित किए गए बल का ऊर्ध्वाधर घटक भार की ही दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है, इसीलिए जो भार था आभासी भार आपको पहले से ज्यादा मालूम होगा, W प्लस F sin थीटा। अगर आप क्लास 11th पढ़ के आए हैं तो 11th में हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था। घर्षण बल का मान किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल R और घर्षण गुणांक म्यू के गुणनफल के बराबर होता है, यानी म्यू इंटू R इसी के बराबर होता है। पृथ्वी के और रोलर के बीच में घर्षण गुणांक का मान फिक्स है। अगर आप यहाँ पर भार का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिक्रिया बल भी ज्यादा होगा। प्रतिक्रिया बल मतलब जितना बल के साथ कोई भी वस्तु पृथ्वी को दबाती है कि उतने ही बल विपरीत दिशा में पृथ्वी से ऊपर की तरफ धक्का देती है। अगर पृथ्वी प्रतिक्रिया न दे तो आपको अपना भार महसूस नहीं होगा, भार ही मिल जाएगा। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं ना, तो पहले से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप एक्टिव होते हैं, मोशन में रहते हैं, इसीलिए आपको भार मालूम नहीं चलता। अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट की रस्सी कट जब नीचे की तरफ गिर रहे होंगे तो आपको भारहीनता की स्थिति मालूम होगी। अगर आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं, लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, जब लिफ्ट चलना शुरू करती है, जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तब नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो चलना शुरू करती है या फिर रुकने लगती है तो आपको अपने भार में अंतर मालूम होता है। जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, अचानक से आपकी बॉडी अपनी हल्की मालूम होती है, और जब फाइनली स्टॉप होने लगती है तो थोड़ी देर में आपको अपना वेट बढ़ता हुआ फील होता है। कभी महसूस किया है ऐसा? रस्सी तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ फील नहीं होगा, फीलिंग से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। रस्सी टूटने वाली केस की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल बताया। अगर आप बस में जब पीछे वाले सीट पर बैठे और बस कभी जब ढाल पर से नीचे उतरती है तो पीछे वाले सीट पर बैठे पर्सन को हल्का महसूस होता है। क्या हुआ? हाँ, झूले पर होता है। जब झूले पर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको अपना वेट बढ़ता हुआ दिखता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उससे अपना वेट हल्का है, वेट की तस्वीर मालूम होती है। तो वेट हल्का होने वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो यही प्रतिक्रिया बल है। ऊपर जाते समय प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है क्योंकि तब आप पृथ्वी को पुश कर रहे, सीट को पुश कर रहे हो, तो प्रतिक्रिया ज्यादा मिलता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आप खुद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको अपना वेट कम फील होता है क्योंकि प्रतिक्रिया कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वही केस है। ऐसे केस में प्रतिक्रिया बल ऊपर बढ़ गया, घर्षण गुणांक के साथ बल ऊपर बढ़ गया, घर्षण गुणांक के साथ गुणा करने पर v into r जो आएगा वो ज्यादा मिलेगा। तो आपको धक्का देने के लिए जब धक्का देने के लिए बल लगाएंगे तो आपको रोलर भारी मालूम होगा। इसका उल्टा अगर हम उसे अपनी तरफ खींचे तब क्या होगा? इस स्थिति में भी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाया है, इसको भी वियोजित कर दीजिए। ये क्षैतिज दिशा में लिखा जाएगा F cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखा जाएगा F sin थीटा। हाँ, क्योंकि F ऊपर की तरफ है ना। क्या हुआ? हाँ, ये वेक्टर हेड टू हेड ही जुड़े हुए। वो याद कीजिए समांतर चतुर्भुज का नियम। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं के अनुदिश कोई दो सदिश कार्यरत है तो उनका जो परिणामी होगा इनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश कार्यरत है। जिस दिशा में दोनों सदिश होंगे परिणामी भी उसी दिशा में जाएगा। एग्जैक्ट मतलब इसी डायरेक्शन में नहीं कि नीचे या ऊपर इधर की साइड जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी इसी की तरह मिलेगी।
ऐसा नहीं कि दो बल इधर की तरफ लगे हैं परिणामी इसका उल्टा बल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कुर्सी को दो रस्सियों से बांध के एक इस कॉलर पे खींचेंगे इस कॉलर पे, तो कुर्सी इनके बीच में कहीं चलेगी, ऐसा नहीं कुर्सी पीछे की तरफ भागेगी, पॉसिबल है? तो वो अगर दोनों बल इस तरह से डालें तो परिणामी भी इसी दिशा में आएगा। इस वाले में दो बल एक इधर है ऊपर की तरफ में, परिणामी के बीच में आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये सिंपल आप डेली लाइफ की एक्टिविटी से खुद से चेक कर सकते हैं। एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाली इधर और ये वर्टिकल वाले के लिए ऊपर की तरफ। ये हो गया f cos थीटा और f sin थीटा। f cos थीटा पहले वाले की तरह सेम टू सेम है, दिख रहा है? वो आगे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन इस केस में f sin थीटा भार की दिशा में नहीं है, प्रतिक्रिया बल की दिशा में। तो इसको प्रतिक्रिया में काउंट नहीं करेंगे, हम इसे भार के उल्टा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि भार और f sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड है। हम यहाँ आभासी भार इस बार लिखेंगे, अपैरेंट वेट आभासी भार बराबर लिखा जाएगा, पहले W था, अब इसमें से f sin थीटा घट जाएगा, W माइनस f sin थीटा। जब भार का मान घटेगा तो पृथ्वी के कारण लगने वाला प्रतिक्रिया बल भी कम हो जाएगा, और म्यू इंटू आर जब करेंगे घर्षण बल का मान भी कम होगा। इसीलिए किसी भी रोलर को धक्का देने की तुलना में खींचना अधिक आसान होता है। जो ठेलिया को धक्का देते हुए चलता है, अगर उसे खींच के चलाता तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन ठेलिया वाला जब पीछे की तरफ से खींचते हुए जाएगा तो पीछे से कौन क्या लेके भाग, क्या पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग साइकिल लेके उसके पीछे पहले चलते रहे, जो बताते हैं तू के लगाया, इसीलिए आगे की तरफ धक्का देते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा नहीं, खेले तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो रात पहले लेके पड़ा है, ठीक है? तो किसी भी रोलर को धक्का देने की तुलना में खींचना अधिक आसान होता है, ठीक है? ये वियोजन वाले का उदाहरण आपके सिलेबस में लिखा हुआ था। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था सिर्फ सिंपली साथ बता के छोड़ दिया। यस सर, एक क्लोजर। हाँ, इस बार मैंने पूरा ऐड कर दिया। नहीं, नोट्स के पीछे भागोगे तो टाइम लगाओगे, इसलिए हम आगे भागेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका, हाँ ऐसे रुकते रुकते कितना टाइम हो गया? रुक जाइए रोक ही दिए, हो गया? तो रिकॉर्डिंग में तो दिखेगा ना, आप नोट्स वाला काम उससे जल्दी से आराम से बात कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है बल एवं गति। अब बताओ, लिमिटेड करके रखियो, इधर बगल में बल बनेगा, बिता दीजिए सर। ऐसे रुकोगे तो दूसरे चित्र का सरल होगा, पर रुको नहीं, आगे बढ़ो। अच्छा, मोबाइल में किताब है कि नहीं? नहीं तो यही सेकंड है, फोर्स एंड मोशन यही से तो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो वेक्टर्स के बारे में पूरा बताया। हाँ, फोर्स एंड मोशन देखिए स्टार्ट किया जाए। कुछ चीजें क्लास 9 लेवल की हैं, उन्हें ओरली सुनते जाइए, हम बस टॉपिक का नाम यहाँ ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि फोर्स क्या होता है, बल या फोर्स। हमने क्लास 9 में फोर्स को एक एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक के रूप में पढ़ा था, जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? कोई भी वस्तु गति में है या फिर विराम में है, इसके लिए जो कारक जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स है। फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में होती है। जैसे कि कोई फुटबॉल है, अगर हम उसे टच नहीं कर रहे हैं तो स्टॉप, एक स्टेशनरी पोजीशन पे बना है, लेकिन जैसे उसे अपने पैर से किक करते हैं तो तुरंत मोशन में आ जाता है, ठीक है? सिंपल फुटबॉल, ऑर्डिनरी फुटबॉल जो होता है, पैर से किक करने पर वो मोशन में आ जाता है, लेकिन वो हमेशा मोशन में नहीं रहता, वो कुछ दूर तक चलता है और फिर पानी में स्टॉप हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किक करने का हमने तो उसे फोर्स अप्लाई करके मोशन में ला दिया, लेकिन जो बॉल और अर्थ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है, वो उसकी गति को अपोज करता है, उसके गति का विरोध करता है और धीरे धीरे उसको गति से विराम अवस्था में वापस लाता है, ठीक है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है? वो कर भी सकता है, प्रयास भी कर सकता है, दोनों में से एक तो जरूर करें। आप मेज को धक्का दोगे तो आप इसकी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हो, गति में ला सकते हो। दीवार को धक्का दोगे सिर्फ प्रयास कर सकते हो, वो नहीं चलेगा। कोई मालगाड़ी खड़ी रेलवे स्टेशन पर, हम धक्का देकर सोचे कि उसको आगे बढ़ा देंगे, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। बल हमने लगाया लेकिन कार्य नहीं हुआ, विस्थापित नहीं हुआ, तो हम क्या करें? हमारी बुद्धि क्षमता नहीं है, ठीक है? तो या तो वो बल गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास कर सकता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर
which can change the state of rest or state of motion of an object or which have a tendency to do so. ठीक है, या तो वो चेंज कर सकता है या उसमें चेंज करने की टेंडेंसी होती है। फोर्स ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि फोर्स खुद विजिबल नहीं होता, हम फोर्स को देख नहीं सकते कि फोर्स है, ये इनका नाम फोर्स है, ये ऐसा दिखा है, इतना लंबा चौड़ा इस रंग का है, ना तो उसके पास कलर है, ना वो विजिबल है, ठीक है, ना ही हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा मीठा है, नमकीन नहीं होती, तो फोर्स दिखाई नहीं देता, लेकिन फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। हम उसके प्रभाव को देख करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई बल कार्यरत है। कैसे उसके इफेक्ट मालूम होंगे? क्लास 9th लेवल पर हमने कुल 5 इफेक्ट पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो बॉडी जो फोर्स है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तो बल उसे गति की अवस्था में ला सकता है, और अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो बल उसे रोक भी सकता है, उसे विराम की अवस्था में ला सकता है। रिवर्स के किसी भी हिस्से में दो अगर पिन है, रिवर्स एक किनारे पर एक को रखिए, दूसरे को दूसरे किनारे पर, उनके बीच में बस थोड़े से उनके बीच में सदैव आकर्षण बल कार्यरत होता है, ठीक है, वो कितनी भी दूरी पर हो आकर्षण बल उनमें कार्य करेगा ही करेगा, और उसके लिए उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तीसरा और लास्ट जो बल है वो है अनुवर्ती बल। अनुवर्ती बल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स। ऐसा बल जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा संपर्क बल लगाने पर वो अस्तित्व में आता है, तो ऐसे बल को बोलते हैं अनुवर्ती या फिर कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स, यानी पहले वाले में कॉन्सिक्वेंस के रूप में आया है। जैसे कि अगर यहाँ कुर्सी रखी है तो अभी इस पर घर्षण बल कार्यरत नहीं है, लेकिन जैसे हम इसे किसी एक डायरेक्शन में खींचना या धक्का देना शुरू करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई हम सरल लोडक धागे से बांध के लटका दें तो जब तक विराम अवस्था में है उस पर कोई प्रत्याघात बल या रिस्टोरिंग फोर्स काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन में हम उसको विस्थापित करते हैं उसके पास प्रत्याघात बल तुरंत आ जाता है। अब वो प्रत्याघात बल से खींच के पहले वाली स्थिति में ले आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। कोई स्प्रिंग है, सामान्य अवस्था में रखा है, उसे किसी वस्तु को धक्का देने की क्षमता नहीं है, लेकिन जैसे उस पर बाहर बल लगा कर उसे दबाते हैं, विरूपित अवस्था में उसके पास दूसरी चीजों को धक्का देने की क्षमता आ जाती है। तो ये जो फोर्स एक फोर्स के कारण आ रहे हैं इनको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स। घर्षण बल, प्रत्याघात बल या स्प्रिंग का प्रत्यास्थ बल, ये सभी अनुवर्ती बल